बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10, अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए उससे पहले जानते हैं कुछ पॉइंटों के विषय। आइए कुछ बात करते हैं इस तथ्य के माध्यम से। आप भारत के किन किन राज्यों में घूमे हैं। दूसरा है, आपका पसंदीदा पर्यटक स्थल कौन सा है। तीसरा है, शीर्षक के पाठ के बारे में क्या सूचना मिलती है। ठीक है, चलिए करते हैं इस पाठ की शुरुआत। भारत के उत्तर पूर्व का क्षेत्र इस देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक वैभव का जैसा असीम भंडार यहाँ बिखरा पड़ा है, वैसा इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ विभिन्न कुलों की अनगिनत भाषाएं, अनगिनत लोग तथा अनगिनत संस्कृतियां ऐसा बहुरंगी वितान रचती हैं कि देखने समझने वाला मोहित रह जाता है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। दूर दूर तक फैली चाय बागानों की हरी चादर, गैंडी बारहसिंगा हिरणों के झुंड, रंग बिरंगे परिधान, मुस्कुराते चेहरे, बौद्ध मठों के घंटों की पवित्र ध्वनियां, इन विशेषताओं का संगम स्थल है भारत का उत्तरी पूर्व क्षेत्र, जिसमें एक साथ जुड़े इस क्षेत्र के 7 सिस्टर के नाम से विख्यात राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल के कुछ भाग शामिल हैं। भारत का यह क्षेत्र अपने भौगोलिक विस्तार में 220 से अधिक नस्ली समूह और प्रकृति के विभिन्न रंगों को समेटे है। प्रकृति ने तो मानो पूरा खजाना ही यहाँ बिखेर दिया है। अकेले इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन और असंख्य प्रकार की पादप जातियां हैं। नदियों, पहाड़ों, झरनों से भरा यह प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक की नवीनतम संस्कृतियों को अपने में समेटे है। नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों की सीमाओं से सटे होने के कारण यह क्षेत्र एक और भारत का प्रहरी बन विदेशी तत्वों की निर्ममता को स्वयं पर झेलता है, तो वहीं दूसरी ओर सेतु बनकर हमारे पड़ोसियों से हमारे रिश्ते को प्रगाढ़ करता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की विशेष योजनाएं, लुक ईस्ट पॉलिसी और विकास परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम असम के। जानते हैं असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सामान्य रूप से यह मान्यता है कि असम शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह भूमि जो समतल नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि अहोम राजाओं के कारण इसका नाम असम पड़ा। यहाँ मंगोलियन, इंडो ईरानी, इंडो बर्मीज, तिब्बती बर्मी नस्लों और इनके भाषा समूह के लोग परस्पर गुथे हुए हैं, यानी उनकी मूल संस्कृतियों और भाषा के साथ साथ उनके मेल से बनी भाषा संस्कृतियां भी खूब प्रचलित हैं।
ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र में ही स्थित है। असम की प्रमुख क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषाएं हैं असमिया और बोडो। असम कला, कौशल, संगीत, नृत्य आदि से समृद्ध राज्य है। रेशमी व सूती वस्त्र, धातु, बांस और वैद की वस्तुओं के निर्माण में असमवासी बहुत कुशल है। चित्रकला की तो यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। साथ में शताब्दी में यहाँ आए चीनी यात्री वेनसांग ने इसका जिक्र किया है। असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। माघ के महीने में माघी बिहू मनाया जाता है। इसे भोगाली बिहू भी कहते हैं। भोगाली यानी भोज करना। कार्तिक मास यानी अक्टूबर के मध्य में कंगाली बिहू मनाया जाता है। कंगाली यानी गरीबी। यह वह अवसर होता है जब नई फसल तैयार नहीं होती और पुराने अनाज के भंडार खाली होते हैं। तीसरा बिहू अप्रैल के मध्य बोहाम यानी वैसाख के महीने में मनाया जाता है। इसे बोहागी या रोंगाली रंगीन बिहू कहा जाता है। इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण वैसाख का रोंगाली बिहू है। यह वैसाख भर चलता है। इसमें बिहू नृत्य की प्रतियोगिताएं होती हैं। बिहू ऐसा उत्सव है जिसमें लगभग पूरा असमी समाज शामिल हो जाता है। असम में बांस के जंगल और चाय के बागान खूब हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाने वाला एक सींग का गेंडा असम की मुख्य धरोहर है। मानस टाइगर रिजर्व और मनेरी टाइगर रिजर्व अन्य अभयारण्य है। पक्षियों की कई प्रजातियां तथा दुर्लभ हौला गिब्बन नामक लंगूर यहाँ पाए जाते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। चलिए आगे बात करते हैं मेघालय की। मेघालय यानी बादलों का घर। देश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासेंग्रा इसी राज्य में स्थित है। इसी राज्य का 1/3 भाग वनों से ढका है। मेघालय पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। 21 जनवरी 1972 को असम के 2 जिलों खासी हिल्स और जयंती हिल्स के साथ गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। मेघालय में खासी, जयंती और गारो जनजातियों की अधिकता है। इसमें भी सबसे अधिक संख्या में खासी जनजाति लगभग 50% है। यहाँ की अधिकांश जनजातियों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। यहाँ वंश परंपरा तथा उत्तराधिकारी स्त्रियों से चलता है। यह परंपरा खासी, जयंती एवं गारो तीनों जनजातियों में प्रचलित है। यहाँ परिवार की सबसे छोटी बेटी सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है और परिवार की बुजुर्ग तथा बच्चों की पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी ही होती है। नृत्य संगीत सभी जनजातियों की जीवन शैली का अनिवार्य अंग है, तो मेघालय भी उसका अपवाद नहीं है। नागालैंड को उत्तर पूर्व का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और रोमांच के दीवाने पर्यटकों के लिए बड़ी शानदार जगह है। नागा
नाम मैदानी लोगों द्वारा दिया गया है। संस्कृत में पहाड़ को नग भी कहते हैं, इसलिए यहाँ रहने वाले नागा नाम से जाने लगे। नागाओं की 16 जातियां हैं, सबकी अलग अलग वेशभूषाएं हैं, जिनसे उनकी पहचान हो जाती है। इनके कपड़े बहुत सुंदर होते हैं, ज्यादातर मोटी ऊन के बने होते हैं। ये अपने साथ कुछ हथियार भी रखते हैं, जिनकी वेशभूषा का ही एक हिस्सा सा लगते हैं। नागा लोग सुंदर और मिलनसार प्रकृति के होते हैं। देह दृष्टि पर मंगोल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इनकी आंखें मंगोलों जैसी नहीं होती। नागा नाचने गाने के शौकीन तथा उत्सव प्रेमी होते हैं। नागालैंड अपनी कोहिमा वार के लिए भी प्रसिद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में जापानी फौजों को यहीं रोका गया। इस युद्ध में जापानियों को मिली करारी हार के कारण इसी पूर्व का स्टालिनग्राड भी कहा जाता है। यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। राज्यों में साक्षरता का स्तर 60% से ऊपर है। चलिए आगे बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम शब्द का अर्थ है पहाड़ी लोगों का देश। लो जो पहाड़ी, रम देश। मिजो लोग मूलतः कौन है, कहां से आए, इसका कोई ठीक पता नहीं चलता। ऐसा माना जाता है कि ये लोग बर्मा के चिन्ह पहाड़ों से भारत में आए, लेकिन उत्तर पूर्व की तमाम जनजातियों की तरह इनका इतिहास भी अंधेरे की चादर में ढका है। इस क्षेत्र में लुशाई पहाड़ियां हैं, जो बहुत ऊंची और नहीं लेकिन सदा हरी भरी रहती हैं। मिजोरम देश का अकेला राज्य है जहां कोई बेघर नहीं है। यहाँ साक्षरता की दर केरल के बाद सबसे ऊंची है। शहरीकरण में मिजोरम देश में दूसरे स्थान पर है। इस छोटे से राज्य में 22 शहर या कस्बे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी छिमतुई हुई है, जो बर्मा के चिन्ह राज्य से निकलती है और मिजोरम के क्षेत्र से होते हुए फिर बर्मा म्यांमार में प्रवेश कर जाती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का व्यापारिक रूप से बहुत महत्व है। म्यांमार के साथ व्यापार में इसे जल मार्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिजो जीवन शैली सामाजिक जीवन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा, उदारता तथा सबके प्रति संभाव रखना इन लोगों का एक विशेष धर्म है। मिजो दूसरों के हित में आत्म बलिदान को श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। मिजो समाज परस्पर बड़ी सघनता के साथ जुड़ा है। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं है। पूरे गांव के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में पूरा गांव शामिल होता है। गीत, संगीत और नृत्य में भी उनकी गहरी रुचि है। अगर वाद्य यंत्र न भी हो तो वे ताली की आवाज पर भी गा लेते हैं। चलिए आगे है त्रिपुरा की बात करते हैं। महामाया त्रिपुरा सुंदरी की भूमि त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत में विलय से पूर्व त्रिपुरा एक अलग रियासत थी। आजादी से पहले 1300 वर्ष तक यहाँ बर्मन शासकों ने शासन किया। त्रिपुरा एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है। त्रिपुरा की लगभग 30% आबादी आदिवासियों की
है, जिनमें प्रमुख है त्रिपुरिया और जमतिया। इनका रहन सहन और पहनावा बाकी से अलग है। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए ये अपने घर खंभों के ऊपर बांसों से बनाते हैं। इनका मटका नृत्य जो घड़े पर होता है उल्लेखनीय है। गैर आदिवासी संस्कृति में बांग्ला संस्कृति की प्रधानता है। बंगाली घरों में होने वाली उल्लू ध्वनि जगह जगह पर सुनाई पड़ जाती है। कटहल, आम, केरल, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के पेड़ों पर घर में दिखाई देते हैं। यहाँ की एक अत्यंत रोचक बात है, ओनाकोट्टम में चट्टानों पर उत्कीर्ण असंख्य मूर्तियां, जिनमें से अधिकतर शिव की हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक करोड़ ऐसी मूर्तियां हैं। इनको किसने बनवाया, ये कैसे बनी, इसको लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे है मणिपुर। मणिपुर क्षेत्र अपने इतिहास काल में अनेक नामों से पुकारा जाता रहा, मगर 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र के राजा भाग्यचंद उनके वंशजों के चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। इसी के आधार पर इसका नाम मणिपुर पड़ गया। इस राज्य की जनसंख्या का लगभग 60% घाटी में है और 40% पहाड़ी क्षेत्रों में है। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी, पांडते जनजातियों का कब्जा है, तो मैदानों में मेइती का, इस प्रदेश का मुख्य भाषा मेइती लॉन है। इसी को मणिपुरी का नाम भी दिया गया है। मणिपुर राज्य की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की हिंदू जनसंख्या वैष्णव धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। कृष्ण भक्ति यहाँ के मैदानी क्षेत्रों में जन जन में व्याप्त है। मणिपुर नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और भारत के शास्त्रीय नृत्यों में इसका प्रमुख स्थान है। यह वास्तव में कृष्ण की रासलीला की ही नाट्य प्रस्तुति है। इसके परिधान और नृत्य की साज सज्जा केरल के कथकली नृत्य की तरह ही अनोखी होती है। यह अत्यंत कोमल, भाव प्रधान तथा गौरवमय नृत्य शैली है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंदास जैसे भक्त कवियों की रचनाएं ही ज्यादातर इसके साथ गीत रूप में गाई जाती हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत, यानी वह स्थान जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही भाषा, संस्कृति एवं नस्लों की जितनी विविधता है उतनी पूरे एशिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। यहाँ के अधिकांश निवासी तिब्बत बर्मी मूल के हैं और उनकी मुख्य भाषा भी उसी मूल की है। यहाँ की सारी भाषाओं की गणना व पहचान का काम भी बहुत कठिन है। आगे है प्राय हर जनजाति की अपनी अलग भाषा है। प्राय हर जनजाति की अपनी अलग भाषा है। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता का स्तर करीब 66.25% है। राज्य की मुख्य भाषा हिंदी और असमी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी खूब प्रचलन में है। अरुणाचल के लोग बुनाई कला में माहिर हैं और हर जनजाति की बुनाई की अपनी विशिष्ट शैली है।
चलिए बात करते हैं हम सिक्किम के। सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्य के अलावा पूर्वोत्तर भारत का एक और प्रमुख राज्य है सिक्किम। यह गोवा के बाद देश का सबसे छोटा राज्य है। पारस्परिक कथाओं के अनुसार गुरु रिपोंचे नाम के एक बौद्ध संत ईसा की 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए थे। उस समय वहां कोई राजा नहीं था। उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उत्तर पूर्व का यह अकेला नेपाली बहुत बहुल राज्य है। यहाँ 11 सरकारी भाषाएं हैं, जिसमें नेपाली मुख्य संपर्क भाषा है और उसके अलावा भूटिया, लेप्चा, लिंबू, नेवारी, राई, गुरुंग, मंगर, शेरपा, तमांग, सुअर को भी मान्यता प्राप्त है। राजधानी गंगटोक एकमात्र बड़ा शहर है। गंगटोक में सिंह नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ लिबर्टोलॉजी धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह तिब्बती साहित्य और शिल्प का अनूठा भंडार है। समुद्र से 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस इंस्टीट्यूट की स्थापना सिक्किम के शासक सरताशी नामग्याल ने 1958 में की थी। यहाँ तिब्बती विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिषी के अलावा लेप्चा और संस्कृति की भी बहुत सी पांडुलिपियां हैं। गंगटोक से कुछ दूरी स्थित एंचे बौद्ध मठ की बहुत मान्यता है। एंचे मठ का अर्थ है एकांत मठ। इसका निर्माण एक सुंदर पहाड़ी पर किया गया है, जहां से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाई देता है। पारंपरिक गुम्पा नृत्य सिक्किम का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ सेवन सिस्टर्स समझ आया होगा। धन्यवाद।